बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में बहुत से ऐलानात किए। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम करने, बिजली की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट कम करने, एहसास जो प्रोग्राम है उसके तहत जो मिलने वाली रकम है वो 12,000 से 14,000 रुपये तक करने, ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने समेत मुख्तलिफ ऐलानात किए हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अभी हमारे लॉन्ग मार्च को एक ही रोज़ गुजरा था कि इमरान खान साहब को पेट्रोल की कीमत कम करना पड़ी। जो जो हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे ये मजीद घबराएंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि जी वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब घबरा गए हैं। साथ साथ जो ये बात हो रही है कि ये जो इंसेंटिव दिए हैं, ये सब्सिडी जो हुकूमत कहती है कि हम दे रहे हैं, इसका कोई जो लगभग जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं कि 250 से 300 अरब का इफेक्ट आएगा। अपोजिशन कहती है कि लगभग 400 अरब का इफेक्ट आएगा। तो ये किस तरीके से पूरा होगा, कहाँ से होगा? अपोजिशन का कहना यह है कि मामला यह है कि इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि वो उनकी हुकूमत का खात्मा करीब है, उनके जाने के दिन आ चुके हैं, लिहाजा वो इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं ताकि आने वाली हुकूमतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़े। साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इन ऐलानात के नतीजे में महंगाई जो है मजीद बढ़ेगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से जो लोग तंग हैं वो हमसे राब्ता कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं, राब्ते जारी हैं। और इत्तला ये है कि आइंदा चंद दिनों में एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब की एक मुश्तरका जो बैठक है वो मुतवक्के है, ताकि जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जिसके मामले में अपोजिशन खासी पुरएतमाद नजर आती है और वो कहती है कि उसका होमवर्क जो है वो जारी है, वो सही वक्त के ऊपर अपने कार्ड्स जो है वो प्ले करेगी, उसके बारे में कोई हतमी मशावरत की जा सके। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में गुज़िश्ता दिनों मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से वो उसका दिफा करते हुए नजर आए। आज उनके लिए एक और जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि एक और इत्तेहादी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही साहब ने पैका ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी है। इससे कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके अपने वफाकी वजीर IT अमीनुल हक साहब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि वो इस मामले में हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने भी पैका ऑर्डिनेंस की न सिर्फ ये कि मुखालफत कर दी है बल्कि जो मीडिया है उसके साथ खड़े होने का ऐलान किया। तो न सिर्फ ये कि सहाफ़ती तंजीमें, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस, ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो पाकिस्तान के जो PFUJ हैं, ये सब, और साथ साथ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी, और हुकूमत की सफ़ों में जो शामिल इत्तेहादी हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि चूंकि मीडिया इमरान खान साहब की हुकूमत के मामले में सच दिखा रहा है, लिहाजा इमरान खान साहब उनके मुखालिफ हो गए। तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कानून की जो कायमा कमेटी है उसकी चेयरमैन मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब। मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, पहले चूंकि आप मार्च में भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जी जूं जूं हम आगे बढ़ रहे हैं ये मामलात और जो है सामने आएंगे। अभी एक ही दिन गुजरा है, तो आप समझते हैं कि ये आपके लॉन्ग मार्च का नतीजा है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम की है? बहुत शुक्रिया हाफिज तारिक साहब। पहले जैसा आपको पता है कि जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने होते थे तो वो गरा बाकायदा उसको समरी बेचते थे और फिर उस पर तजवीज़ करते थे और फिर वो तजवीज़ जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म उसको एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट करते थे। और अक्सर औकात ये फरमाते थे कि चूंकि समरी आ गई है और आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, इस वजह से हमें मजबूरी में प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। और कभी कभार वो रिजेक्ट भी करते थे। मगर क्या बात है कि अभी 14 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया। और जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है और जैसे अभी भी हम रास्ते में है, खैरपुर पहुंचने वाले, आज तीसरा दिन है, तो उन्होंने पेट्रोल न ओगरा की परवाह की न किसी और की परवाह की और प्राइसेस जो है वो 10 रुपए कम कर दिए। तो और फिर कहते हैं घबराना मत,
तो भाई अब बिलावल साहब की जो ललकार हुए उससे तो आप घबरा गए और आपने तो ओगरा का देखा। इसका मतलब ये कि ये टोपी ड्रामा था। ओगरा सबरी बेच दिए, ओगरा सबरी वापस कर दिए, ये तो सब टोपी ड्रामा था। जो कुछ कर रहा था ये खुद कर रहा था। और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में महीने की एक ही मरतबा प्राइस जो है ना वो बढ़ती और कम होती थी। अब तो उसने महीने में 2 मरतबा कर दिए है। और फिर क्या तूफान आ गया कि पिछले 15 दिन पहले 14 दिन पहले उन्हें 12 रुपए बढ़ा दिए और आज आलमी मंडी में पेट्रोल तो मजीद महंगा हो गया रूस की जंग की वजह से। तो फिर क्या बात है कि 10 रुपए कम कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से जो आज तीसरा रोज है हम रोडों पे है और इंशाल्लाह 8 तारीख हमारा एक्सपेक्टेड डेट है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही उसने घुटने टेक दिए और घबरा गए और बिजली के प्राइस भी कम कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की है। हमने आलम बुलंद कर दिए बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, तो ये बचेगा तो नहीं। कि जो मर्जी टोपी ड्रामा करे। अभी आपने अपने इंट्रो में सुना है कि एमक्यूएम ने भी वो पीका कानून मुस्तरद कर दिए, काफ लीग ने मुस्तरद कर दिए। और इस शख्स की इस यू टर्न की कायद को क्या भरोसा है कि कल वापस बढ़ा दे। और एडवांस पे ऐलान भी कर रहे हैं कि बजट तक नहीं होगी। इसका मतलब ये बजट के बाद होगी और ज्यादा दूर नहीं जाए। अभी 2 दिन पहले वजारत खजाना का तर्जमान मैं टीवी चैनल में सुना था, उन्होंने बोला 800-850 अरब रुपए हमने नुकसान किए। इस वक्त पेट्रोल 201 रुपए होने चाहिए, तो 201 रुपए होने चाहिए और आज 10 रुपए कम कर दिए। और क्या आवाम की मोहब्बत में कम की है या आवाम की गम उसको खा गए जो उसको कम कर दिए। सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्रेशर है। लेकिन उनका ये ख्याल है कि हाँ हमारी मार्च पे जरूर असर पड़ता कि वो पेट्रोल के प्राइसेस 2018 के लेवल पे लाते। हमारे मार्च पे जरूर फर्क पड़ता कि वो चीनी 2018 के कीमत पे लाते या बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने पिछले 14 दिन पहले 12 रुपए बढ़ा दिए, आज आपने 10 रुपए कम कर दिए, तो 2 रुपए फिर भी आपने बढ़ा दिए। लेकिन ये भी आवाम को बेवकूफ बनाने वाले। पाकिस्तान की आवाम इस कठपुतली तमाशा को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। और अभी हम तो बोरिया हमने बिस्तर वगैरह उठा लिए, हर चीज उठा लिए, हम रोड पे है। सारे हमारे मेरे आगे पीछे सारे बसें पब्लिक हजारों लाखों के तादाद में रमा दवा है। और हमारी रात कहाँ होती है हमें खुद भी पता नहीं होता है। रात 4 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे पहुंचते हैं। तो सवाल ये है कि इसके बाद और फिर रियाज मताना साहब बैठे हुए, रियाज मताना साहब से ये भी आप सवाल करें कि आपको जो पता था अच्छी तरह के पिछले दिनों में आपने जिस तरह वोटिंग कराई है ऑर्डिनेंस, वो जो 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 एक बंदा में जमाना ऑर्डिनेंस आपने पास कराई है। और आज एक सवाल आप सवाल कर ले आप ये कि आज हम रोडों पे पहले से हम पता था आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग कल और परसों क्यों रखी है। अब क्या तमाशा चलो ये बात फतियाना साहब से पूछ लेते, पहले मैं इसकी तरफ चला जाऊं। शाइस्ता साहब, आप सियासी दबाव का नतीजा समझती हैं? ये पीपल्स पार्टी रोड पे है, वहां लीडर ऑफ दी अपोजिशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ है और वो नजर आया है इन ऐलानात की सूरत में, ये उसी का रिफ्लेक्शन समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तारिक साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, ये तो आपको भी सबको पता है कि अब हो क्या रहा है। जो बहुत हर वक्त मशवरा देते थे लोगों को कि घबराना नहीं, वो आज खुद बहुत घबराए हुए हैं। आप उनकी देख लें, वो जो सब तर्जुमान हैं वो दफ्तन फवक्तन आते हैं, फर्क बयानात दे रहे हैं। और न्याजी साहब को खुद जरूरत पड़ गई कि वो कौम से मुखातिब हुए। अब जब वो सब ये जो रेट्स बढ़ रहे थे, जैसे बड़ी डिटेल में मेरे भाई ने बात की है कि आज क्या हुआ कि इनको अचानक लोगों का ख्याल आ गया। लेकिन मैं मंदो खैर साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि चले कुछ उनका प्रेशर कुछ हमारा प्रेशर, कम से कम इस नाअहल हुकूमत को 4 साल बाद अपने अवाम का ख्याल आया तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इट्स टू लिटिल टू लेट। ये अब बहुत देर हो गई है। अव्वल ये जो इन्होंने ये जो एक वही जो अभी कठपुतली तमाशा कर रहे हैं कि जी 15 रुपए बढ़ाए और 10 रुपए घटा दिए, फिर उसमें इतना किया और इतना घटा दिया, ये तमाशा अब चलेगा नहीं। लोग बहुत अच्छी तरह जान गए तारिक साहब के ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और इन्होंने इस पूरे 4 साल के टेन्योर में किस तरह अपने एटीएम्स को नवाजा है, आटे में किस तरह नवाजे गए लोग, चीनी में किस तरह नवाजे गए, एलएनजी में किस तरह नवाजे गए, वो जो रिंग रोड है उसमें किस तरह नवाजे गए, पोर्ट्स में किस तरह नवाजे जा रहे हैं, और किस तरह लूट मार का एक बाजार गर्म है। तो ये तो लोगों को अब समझ आ रही है। तो ये अब ये जो भी ये जो कहते हैं ना चीप
पॉपुलैरिटी के लिए और सियासी सस्ती शोहरत के लिए जो मर्जी कर लें, पर अब इनका जाना ठहर गया है और अब ये जो मर्जी कर लें अब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि लोगों का गम और गुस्सा जो है और जितना प्रेशर ऑपोजिशन पे है, जहां हम जाते हैं लोग हाथ जोड़कर तारिक साहब कहते हैं कि कब हमारी इस नालायक और नाअहल हुकूमत से आप हमारी जान छुड़ाएंगे। तो अब तो जो प्रेशर है वो फतियाना साहब को भी महसूस हो रहा होगा और पूरी तमाम पीटीआई को अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने जाना तो अवाम के पास ही है ना। फाइनली अवाम ने ही इनको मैंडेट दिया था और ये अवाम ही अब इनके गिरेबान पकड़ेगी, क्योंकि जो कुछ इन्होंने 4 साल में लोगों का हाल किया है वो आपसे किसी से पोशीदा नहीं है। तो प्रेशर तो बिल्ड अप कुछ पीपल्स पार्टी का हो रहा है, कुछ हमारे जोक दर जोक जो इनके लोग मुस्लिम लीग नवाज से राब्ते में हैं और राब्ते कर रहे हैं और आ रहे हैं, तो उसकी परेशानी तो होगी। और जो आपने पीका लॉस की बात की है, देखिए मैं एक और झूठ इनका बेनकाब करना चाहूंगी कि ये बार बार कहते हैं, और आपको याद है इन्होंने बहुत शोर डाला हुआ था जब ये लॉस बने थे और इन्होंने कहा था आवाज दबा रहे हैं, जबकि वो पीका लॉस जो आए थे वो हमने ताजीरात की हदूद में रह के वो बने थे और 2 साल ये पीपल्स पार्टी लेके आई थी, पीएमएलएन ने इसमें मजीद तरमीम दी थी और 2 साल ये स्टैंडिंग कमेटी के पास रहा था और जितनी अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन से आई थी वो सब इसमें शामिल की गई थी। और फिर ये लॉ गया था सेनेट के पास, वहां भी इसमें तरमीम शामिल हुई थी, अमेंडमेंट्स आई थी, फिर ये असेंबली में आया था और फिर ये डिस्कस हुआ था और मजीद अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके बाद ये पास हुआ था। लेकिन वो ये जो इनका लॉ है कि ये रातों रात जी गिरफ्तार पहले करेंगे और बाद में बताएंगे कि गिरफ्तारी किया है। और दूसरा ये कि फेक न्यूज, अब कोई इनसे पूछे कि फेक न्यूज की डेफिनेशन कौन है, ये कौन डिफाइन करेगा कि फेक न्यूज क्या है। अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो इमरान नियाजी साहब फेक न्यूज में गिरफ्तार होना चाहिए उनको, क्योंकि जितनी फेक न्यूज उन्होंने फैलाई है किसी ने नहीं फैलाई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सबसे ज्यादा इतलाक जो है वो इमरान खान साहब पे कि अब इनका घबराने का वक्त आ चुका है और इनको घबराना भी चाहिए, क्योंकि अब सामान बांधने का वक्त है, इनकी रवानगी जल्दी होगी। चलें फतियाना साहब, आपने बड़े तहम्मुल से शाइस्ता साहिबा की भी और मंदोखेल साहब की भी बात सुनी है। अब ये बताएं कि क्या आप घबरा रहे हैं, घबराने का वक्त आ गया है और ये उसी प्रेशर का नतीजा है जो अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की है, तो पहले क्यों नहीं की? वो खुद भी कह रहे हैं कि जी पहले करनी चाहिए थी। हाफिज साहब, पहले तो मैं खुश आमदीद कहूँगा मोहतरमा शाइस्ता परेज मलिक साहिबा और हमारे कादर मंदोखेल साहब, दोनों मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है और इनको भी पता है कि मैं इनके साथ कितने अच्छे मरासम हमारे आपस में। गुजारिश ये है कि दरअसल जो हुकूमत ने अभी इकदाम किए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई कम करने के लिए ठोस, मौसर और वाज़े नज़र आते हुए इकदाम किए हैं, इससे अवाम खुश हैं और अपोजिशन परेशान है। इससे अपोजिशन घबरा गई है कि हो क्या रहा है। अब देखें ना, ये कितना मस्का खेज बात है कि हमारा वहां से मार्च शुरू हुआ है सिंध से, तो हुकूमत घबरा गई है। मैंने देखा है एक मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली गधा रेडी पे बैठ के आ रही थी तो इससे तो हुकूमत ने क्या घबराना है, ये तो मतलब टोपी ड्रामा हो रहा है सारा। अवाम भी समझती है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ना किया है ना कर सकेंगे, और हुकूमत अगर महंगाई करती है तब भी ये नाराज है। अपोजिशन घबरा गई है और मैं समझता हूँ कि इनको उनके सारे जो थे ना, जिस बिना पे ये अवाम को सड़कों पे निकालना चाह रहे थे, वो डिफ्यूज हो गए हैं। और अब देख रहे हैं कि जैसे ही ऐलान हुआ है उस जो एक कारवां तशरीफ ला रहा है सिंध से, उसमें से आधे लोग घरों को वापस लौट गए। ये ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि आगे क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, और पंजाब वाले जो दोस्त हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब है, इसके पास 5 साल का मैंडेट है। हमें अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, और ऐसी साजिशें, ऐसे हथकंडे, ऐसे तरीके, ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसी करदार कुशी नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ऐन इस्लाम भी नहीं है जो कुछ हो रहा है, और ऐन जमहूरियत भी नहीं है। हमें एहतराम करना चाहिए। और 5 साल के बाद देखेंगे जब 2023 का इलेक्शन होगा।
जी, ये कोइंसिडेंट है कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, उधर नो कॉन्फिडेंस की बातें शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने प्राइसेस कम कर दी, ये इत्तेफाक है नहीं, या मेरा ख्याल टाइमिंग उसकी है? एक बड़ी नहीं, ऐसी बात नहीं। वज़ीर आज़म का जो कामयाब दौरा हुआ है, पहले चाइना का, फिर रशिया का, आपने देखा कि 23 साल के बाद रशिया में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाता है और 3 घंटे उसकी मीटिंग होती है। इसके बाद 20 लाख टन इंतहाई मुनासिब रेट पर गंदम और गैस और ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जो रशिया से हमें देने का फैसला हुआ है, उसके नतीजे में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आके एतमाद में लेकर काबीना और अपनी पार्टी को फैसले किए हैं। इससे महंगाई का प्रेशर यकदम रिलीज हो गया है। आज ही कीमतें काफ़ी चीज़ों की गिर गई हैं, आगे और गिरेंगी। आगे इसके और भी बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। नौजवानों के लिए 30,000 रुपया माहाना बहुत बड़ा इंसेंटिव है, 1,000 रुपया हर रोज़। तो मेरा ख्याल है कि अभी हेल्थ कार्ड भी 10 लाख रुपया लोगों के अकाउंट्स में एक गारंटी के साथ आ गया है। तो ये सारे इकदाम आज से ये ऐलानात आवाम तो अपोजिशन को खुश होती डैमेज जा रही करेंगे है कि फतियाना साहब, ये डैमेज करेंगे अपोजिशन को? अपोजिशन तो डैमेज, अपोजिशन तो 2018 के इलेक्शन में डैमेज हो गई थी जब उनको शिकस्त और हुकूमत को कामयाबी मिली थी। असल इश्यू है कि 2023 का इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन के से पहले हुकूमत, सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं 400 अरब का खर्चा बढ़ जाएगा। भले से बढ़ जाए, आवाम से बेहतर है 400 अरब। हमने क्या करना है? पहले तो मुल्क से बाहर सरमाया खुफिया बैंकों में जाता था, अब कहीं नहीं जाता, अब आवाम की जेबों की तरफ जा रहा है। रुख चेंज हो गया ना आवाम के सरमाए का। हमने इनके दौर में 4,000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन थी, अब हम 6,000 अरब, अगले साल 8,000 अरब। जब इतनी रकम कलेक्शन बढ़ गई है टैक्स की, तो वो आवाम की जेबों में जाएगा सब्सिडी की शक्ल में, कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब मैं कहता हूं ये 2022 का जो साल शुरुआत है, पहले कोरोना की वजह से हालात खराब हुए, सप्लाई चेन मुतासर हुई। 2022 में पाकिस्तान पहली मरतबा तरक्की की तरफ स्पीड के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। 5.5% हमारा तकरीबन जीडीपी का ग्रोथ रेट आ गया है। दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, महंगाई का असर कम हो रहा है, गुर्बत में कमी लाई जा रही है, फलाई प्रोग्राम बड़ा मौसर होकर आगे आ रहा है। तो यही वो इकदाम हैं जो हुकूमत को जल्दी फारिग करने की तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू और जो ये ख्वाब है अपोजिशन का, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा फतियाना साहब, एक अधूरे रह गए, मंदोखेल चिकनाचूर हो गए, बिखर गए हैं सारे। चिकनाचूर, ठीक है। ये जो मंदोखेल साहब ने किया था कि आपने इनका मार्च है, लोग बिजी हैं, आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग रख ली है, इसका जवाब दे दें मंदोखेल साहब को। इसमें मंदोखेल साहब हमारे भाई हैं, इसमें कोई सरकारी बिल है ही नहीं, ये सारे प्राइवेट मेंबर्स के बिल हमने रखे हैं दोनों दिन। उसमें इनको खतरा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई बिल इसमें अंडर डिस्कशन है ही नहीं। तो बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट इनके अपने कुलीग्स के मोस्टली अपोजिशन के बिल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनको घबराना चाहिए। पहले भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, उसमें 9 वोट सरकारी लोग रस्ते में थे, 7 वोट आपने अपोजिशन वोटिंग को पहले करा पड़े दी। जमहूरियत की बुनियाद पे। ऐसी कोई बात नहीं है। नोटिस दे पहले अरसा इशू हुआ है, लोग शाम को आ गए, अगर इनके मेंबर नहीं आए उसमें हमारा क्या कसूर है? तो 7-9 की वोटिंग के साथ सारी वोटिंग हुई है, जिसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मंदोखेल साहब, फतियाना साहब ने कहा इमरान खान के ऐलान के बाद आपके आधे लोग तो घरों में चल गए, लोगों को रिलीफ मिल गया और ये आपको घबराना चाहिए, परेशान आपको होना चाहिए। देखिए हाफिज साहब, पहली बात तो आज एयरवाई की रिपोर्ट में आपको वीडियो भेज देता हूँ, बल्कि आपने देखी भी होगी। उनने पूरा बताया कि 80% पीटीआई के जो मेंबरान कौमी असम्बली है वो वापस कराची चले गए। ये पीर साहब के कुछ मुरीद थे गुड़की में, उन्होंने वहां निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो आ गए पीर साहब की दीदार करके और वापस चले गए। इसी वजह से इनकी एमपीए मैंने सारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एयरवाई की रिपोर्ट है, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी मैं आपको व्हाट्सअप कर लेता हूँ, फतियाना साहब को भी भेज देता हूँ। और हमारा काफिला जो हमारा आज तीसरा दिन है, हम रोड पे है, न दिन का पता न रात का पता। और फिर मैं एक चीज ये कर रहा हूँ कि फतियाना साहब फरमा रहे हैं हमने पेट्रोल कम किए, ये ख्याल आवाम का, और ये अब आज क्यों आया 4 साल बाद? इससे पहले जब तक प्रेशर नहीं पड़ा था, यकीनन इस तरह प्रेशर नहीं पड़ा था जो अभी प्रेशर पड़ा है। और हमारी बहन शाइस्ता साहब भी फरमा रही है, अदम एतमाद की तहरीक के लिए हमें 10 वोट की जरूरत है, 162 हमारे पास है और हमें 10 से ज्यादा कई वोट हमारे जेब में आ चुके हैं। और ये टास्क आसिफ अली जरदारी साहब को दिए, दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान कहता है एक जरदारी सब पर भारी, हम तो कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। तो ये घबराने का वक्त इनका आ गया। और फिर सवाल ये है कि ऐसी सूरत में फतियाना साहब जो कमेटी की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में
नोटिस जारी हुए। जब भी फतियाना साहब मेरी बात को रद्द नहीं कर सकते, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भी कमेटी का इजलास रखा है स्टैंडिंग कमेटी के लॉ एंड जस्टिस का, पहले दिन 2 बजे, दूसरे दिन 11 बजे, चूंकि मेंबरान सारे इस्लामाबाद जब आते हैं। अब इन्होंने पहले दिन 11 बजे रखा और मुस्लिम लीग नून के साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब फोक की वजह से रोड जाम थे और वो नहीं पहुंच पाए, बल्कि पहुंच गए यानी इन्होंने कमेटी के इजलास जैसे शुरू किए और फौरन कि भाई हुकूमत के 9 है हमारे 8 है, भाई हमारे तो रास्ते में, और बाकायदा मैसेज किया। बहरहाल वो बदनाम जमाना ऑर्डिनेंस ने पास करना था नेब चेयरमैन का, इनको मुबारक हो। हमारा दौर आएगा इन सारे कानून को इंशाअल्लाह फतियाना साहब, और अगर आप हमारे साथ नहीं हुए और हमारे साथ हुए तो क्या पता आप ही लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन बन जाए हमारी तरफ से, नूली की तरफ से। ये ऑफर है मंदोखेल साहब, ये ऑफर है या ख्वाहिश है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाहिश भी है और खबर भी है। फतियाना साहब शरीफ आदमी है, वो कहता है ना मेरी बहन बेटी है, वो मिसाल बड़ा गलत है, वो कौन सी कहाँ गुंडों में फंस गई समझिए ना, तो वो मिसाल है। तो ये बेचारा शरीफ आदमी है, पता नहीं कहाँ फंस गया, और यकीनन अगला इलेक्शन जो ना ये तेरे के हिसाब से नहीं लड़ेंगे, ये खबर है। मैं आपको दावे के साथ कहूंगा क्योंकि इनका अपना एक हल्का बाब है। फतियाना साहब ये पहले मैं शाइस्ता साहिबा से जवाब लूं, मगर इस पे आप कमेंट कर दें। वो कहते हैं आप गलत जगह फंस गए, आप आएंगे हमारी सफों में वापस, और इलेक्शन नहीं। देखिए मैं कादर मंदोखेल साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे जो पोजीशन में दोस्त हैं वो अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ बड़ी मुतमिन हूँ, खुश हूँ, मुझे बड़ी इज्जत दी है इस पार्टी ने। और ये है कि मेरा ख्याल आपने जिस टीवी का जिक्र कर रहे थे, टीवी चैनल प्राइवेट का, उसने तभी एक खबर चलाई कि 8 मेंबर फैसलाबाद के से मेरा नाम भी डाल दिया कि हम तो पता नहीं, मैं तो आज़ाद लड़ने वाला बंदा हूं, मैं तो आज़ाद जीतता आया हूं, तो मुझे किसी जमात के टिकट की झांसा या क्या जरूरत थी कि मैंने उन पर मैंने कहना था। तो मेरा ख्याल है कि ये टीवी चैनल इसीलिए पीका एक्ट को मजबूत किया जा रहा है ताकि फेक न्यूज़ आपके सामने कल चली है, फेक न्यूज़, इससे बड़ी फेक न्यूज़ और क्या हो सकती है, जिसकी तरदीद भी हम लोगों ने की। तो मेरा ख्याल है कि किसी किरदार कुशी, किसी को तमस्कर उड़ाना, तो खा वो टीवी चैनल हो, खा वो सोशल मीडिया हो, किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, दुनिया के किसी मजहब मुल्क में नहीं होता। और वक्त आ गया है कि हम लोगों की पगड़ी उछालने की रवश को स्लो करें, कम करें और इज्जतदार लोगों को इज्जत दें। मेरा ख्याल ये हमारे मंदोखेल साहब भी हमारे भाई हैं और हमारी बहन है शाइस्ता परेज मलिक साहबा, ये भी इसको अप्रिशिएट करेंगी कि हम तो सबको इज्जत देने के लिए बात कर रहे हैं ताकि जो पगड़ी उछाल कर झूठी खबरें करदार खुशी की जाती है इनको बंद होनी चाहिए। अभी डेफिनेशन ही फाइनल नहीं हुई थी, अभी उसके ऊपर ही हमारी बात चल रही थी। इन्होंने जी फेक न्यूज की बुनियाद के ऊपर, वो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि डेफिमेशन के लॉज मजबूत ना हो या फेक न्यूज के ऊपर कार्रवाई ना हो, लेकिन उसकी आड़ के अंदर अगर कार्रवाई हो तो उसके खिलाफ है। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, रियाज फतियाना साहब और कादिर मंदोखेल साहब मेरे मेहमान हैं। शाइस्ता साहब, अब ये तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला है, इसकी टाइमिंग, इसके राब्ते, क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि आपके और पीपल्स पार्टी के लोग जो है ना वो हमारे साथ राब्ते में और वो हमारे साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं, आपका दावा ये है कि इनके लोग जुड़ना चाहते हैं। मैंने एक तो बातों का जवाब देना है। देखिए मेरे भाई काबिल एहतराम है और वाकई इनकी इज्जत है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे पार्टी ने जो इज्जत दी, तो मेरी अपने भाई से ये रिक्वेस्ट है कि ये चाहेंगे नहीं कि अवाम भी इनको इज्जत दे, क्योंकि अवाम की ही इज्जत से इनको आइंदा मिलेगी। तो मैं अपने भाई को कहूंगी कि मुझे सिर्फ ये अपने भाई को कहना है कि क्या ये इस बोझ के साथ, जो बोझ इनके ऊपर लाद दिया गया है, उस बोझ के साथ क्या ये अपने अवाम के पास सामने जा सकेंगे? तो इस वक्त टाइम है, आप सोच लीजिए कि आपने अवाम को फेस करना है कि आपको पार्टी ने जो इज्जत दे दी है आपने उसको लेके चलना है। अब जहां तक मेरे भाई ने बात की एक और कि जी इलेक्टेड गवर्नमेंट का एहतराम, कि उनको टाइम पूरा करने देना चाहिए, तो मेरे भाई की याददाश्त अगर मैं याद करा दूं कि आज जिस पार्टी को बड़े फख्र से वो एक जमहूरी पार्टी समझ रहे हैं, उस पार्टी ने 2014 में क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट का एहतराम किया था? क्या उस वक्त उन्होंने लोग, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है आपको याद है, उसकी विजिट कैंसिल हुई थी, आपको याद है
मशहूर ज़माना बड़े फ़ख्र से कंटेनर पे खड़े होके न्याजी साहब सिविल नाफरमानी की दावत देते थे, वो हमले कर रहे थे असेंबली पे, वो कब्रें खोद रहे थे, वो पीटीवी पे हमले कर रहे थे। तो मेरी बात सुने, इलेक्टेड हुकूमत का एहतराम तो आपको वहाँ नज़र आ गया होगा कि उनकी नज़र में कितना था जब बिजली के बिल जलाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हुंडी के थ्रू पैसे दो, तो वो लोगों की मेमोरीज में सब बिल्कुल ताज़ा है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको डिफेमेशन का लॉ क्यों ज़रूरत पड़ गई? ये तो ऑलरेडी इसका लॉ मौजूद है, लेकिन क्योंकि उस लॉ को ये बात कवर नहीं करती कि जो न्याजी साहब के खिलाफ बोलेगा उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसका सबूत आप देख लें कि FIA जो हुकूमत का अदारा है, उसके पास कब से कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, उस पर तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, और ये गिरफ्तारी विद इन आवर्स हो जाती है जो मोहसिन साहब की हुई है। तो कितना इंसाफ है और कितना एक पाकिस्तान है वो तो आपके सामने है। तो दूसरी बात, मुझे सिर्फ मेरे भाई ये बता दें कि हम इतनी बातें कर रहे हैं कि हमने अवाम को सस्ता वो दे दिया, ये दे दिया, तो क्या हमने IMF के प्रोग्राम को खैरबाद कह दिया है, या इन्होंने ये सोच लिया है कि अब इन्होंने तो रहना नहीं है, तो ये दो तमाशे और सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं वो कर लें? क्योंकि ये मुझे बताएं कि जो गंद इन्होंने घोला हुआ है, मैशियत तबाह की हुई है, उसके जो रिपेमेंट्स हैं वो कैसे होंगी? पेट्रोल सस्ता, ये सस्ती शोहरत, ये जो कहते हैं ना, ये जो चीजें हैं, इनसे ये मतलब क्या है? पहले इन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तबाही फेरी थी, क्योंकि वो इरिटेट हो गए थे कि उनको बाइडेन साहब का टेलीफोन नहीं आया, तो उन्होंने असेंबली में खड़े होके कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ना किसी ने इनसे कोई फरमाइश की थी ना कुछ मांगा था, तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। फिर इन्होंने अफगानिस्तान के और उसमें कहा कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, उससे तबाहियां फेरी। देखें ये क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, क्यों सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये इस तरह के बयानात देते हैं? खुदारा, ये पाकिस्तान का इन्होंने बहुत ज्यादा तमाशा बना लिया है, अब बस कर दें। मैशियत जिसकी वो तारीफें कर रहे हैं, मुझे बताएं आज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे खड़ी है, आज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे खड़ी है, आधी हो गई है। तो किस मैशियत की बात मेरे भाई कर रहे हैं? खुदारा अब ना करें, अब ना करें, अवाम के पास जाने का वक्त आ गया है। फतियाना साहब, एक तो ये कि वो कहते हैं कि आपके ऊपर जो बोझ है अवाम का वो उतारें, और आप जो है ना वो सुरखरू हो अवाम की अदालत के अंदर, आज सही फैसला कर लें। एक तो ये मशवरा है और ये ख्वाहिश भी है। और दूसरी बात जो शाइस्ता साहबा ने की कि भाई आपने ये जो चीज़ें की हैं कि IMF के प्रोग्राम से निकल गए हैं, या आप इस वजह से कर रहे हैं कि अब आपने चले जाना है, तो चलो जी आप बेड़ा गर्क कर दो पूरी मीशत का। देखें, ऐसी बात नहीं है, हम IMF के गुलाम नहीं हैं। 29 मरतबा इससे पहले पिछली हुकूमतें ये IMF से एग्रीमेंट कर चुकी हैं। अगर हमने किया है तो अनोखी बात नहीं की, लेकिन आपने देखा होगा कि अवाम के मुफाद में कभी हुकूमत ने कोई सरेंडर नहीं किया, आगे लेटी नहीं है किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के सामने, और खुददारी को बरकरार रखा है। हम पहले कागज़ों में एटमी ताकत थे, अब अमलन हम एटमी ताकत के तौर पर एक मुस्लिम उम्मा की क़यादत करते हुए दुनिया के मामला सुलझा रहे हैं। वो ईरान और सऊदी अरब का मामला हो, कतर और सऊदी अरब का मामला हो, या बाकी इर्द गिर्द के अफगानिस्तान के मामला हों। तो मेरा ख्याल ओवरऑल सिचुएशन हमारी इस वक्त आज़ाद खारजा पॉलिसी से तबाह कर दी, फॉरेन पॉलिसी गलत फैसलों की वजह से तबाह कर दी। पाकिस्तान की पासपोर्ट की अब कदर होने लगी है एयरपोर्ट पर। अब लोग जब एयरपोर्ट पे इस वक्त पाकिस्तानी जाता है तो लोग इज्जत से कहते हैं कि पाकिस्तान से आया है, जो खुददार कौम है। तो पहले तो फिर ये है कि बाकी ये है कि अवाम तो बड़ी खुश है, इसका इजहार उन्होंने 2018 में भी किया था, 2023 में भी करेगी। और आपको बहुत खुश है, बहुत खुश है। अपने हलके में जाएं फतियाना साहब प्लीज। डू यू रियली थिंक व्हाट यू आर सेइंग? यू बिलीव इन दैट? खुदा के लिए, खुदा के लिए। जी आप जी मैं तो अर्ज करूं, इस दौर में भी लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी मुझे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो हर हफ्ते 3-4 ग्रुप तोड़कर अपने साथ शामिल करता हूं, 2-2, 4-4 सौ वोट के मालिक होते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है आप खुश हैं, तुम्हारे साथ आ रहे हैं। वो देखिए मैं मंदो खेल साहब कह रहे हैं कि आप वो पीपल्स पार्टी में आने, शाइस्ता साहबा कहती है नून लीग में। लोग ये समझ रहे हैं कि आप जीतने वाली पार्टी में जा रहे हैं। मैं अपने दोनों बहन भाई
کہ جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جماعت میں مجھے شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عوام میرے ساتھ ہیں، اور میں تو آزاد حیثیت سے جیتنے والا بندہ ہوں، اور میں جہاں بیٹھا ہوں بڑا مطمئن ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو عوام کو فتیانہ صاحب یہ بھی کلیئر کر دیں، آپ نے 2018 میں بھی ٹکٹ نہیں مانگا تھا پی ٹی آئی کا، یہ درست بات ہے؟ آپ انڈیپینڈنٹ ہی کھڑے ہوئے تھے، بعد میں پھر آپ کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ جی آپ وہ کریں؟ جی یہ بات درست ہے، میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا ان کی، تو لیکن گزارش یہ ہے کہ میں اس وقت مکمل مجھے احترام اور اعتماد حاصل ہے۔ جی میں نے عرض کیا نا، تو مندو خیل صاحب کہ یہ آزاد کھڑا ہونا چاہتے تھے، کسی نے بولا کہ نہیں جی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لے، اب یہ بیچارہ پھنس گیا، اب کیا کریں؟ مندو خیل صاحب انہیں میرے ساتھ ہمدردی ہے، مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی اور نوندی کو میں ان پر شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم واقعی آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کا بہتری چاہتے ہیں۔ تو شکریہ آپ کا شائستہ پریز ملک صاحب اور قادر مندو خیل صاحب، تو میرا خیال ہے کہ ابھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ ضرور پوچھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں شائستہ صاحبہ کی، مندو خیل صاحب کی اور ریاض فتیانہ صاحب کی رائے کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد آئے گی، نہیں آئے گی، کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ آخری حصے میں گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ریاض فتیانہ صاحب، شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور قادر مندو خیل صاحب میرے مہمان ہیں۔ فتیانہ صاحب، آپ اسلام آباد میں گرم ہوا چل رہی ہے، آپ کے کولیگز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ جب اس طریقے سے نو کانفیڈنس کا ماحول ہوتا ہے لوگ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی گزشتہ روز بھی برف باری ہوئی ہے، ہر طرف ٹھنڈا ماحول ہے، ابھی بھی لوگ رضائی میں سو رہے ہیں، یہ آپ کو مغالطہ ہے کہ اسلام آباد میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں ایسی سٹل ٹھنڈک ہے یہاں پہ، اور میں تو اس بات پہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ کیا اپوزیشن خواب خرگوش سے باہر نکلے؟ ابھی دیکھیں حالات بدل چکے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ وہ مندو خیل صاحب کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی گرم ہوا نہیں ہے، چل ماحول ہے، لوگوں نے رضائیاں اوڑھ رکھی ہیں۔ فتیانہ صاحب کہتے ہیں ٹھنڈا ماحول۔ اس میں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، 64% یوتھ نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آدھی سے زیادہ خواتین ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنی یوتھ ہے، وہ آئیڈلسٹک اپروچ رکھتی ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور 18 سال کا ووٹ ہے، اور ہمیں تو کوئی فکر پریشانی متفکر ہم ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی یقین جانے اتنی مانگ اور ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں ٹکٹ دیں، ان کے حلقوں سے لوگ چھوڑ کر ہمیں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پرانے امیدواروں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو حالت یہ ہے کہ اس وقت بلدیاتی الیکشن میں بھی، اسمبلی الیکشن میں بھی ایک لمبی کیو ہے، ہم گورنمنٹ تو پریشان ہے، کس کو ناراض کریں، اتنے ہر بندہ ٹکٹ مانگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مندو خیل صاحب آپ کا کامنٹ، وہ کہتے ہیں اتنا ٹھنڈا ماحول ہے، لائنیں لگا کے لوگ کھڑے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کس کو دیں۔ یہ جوک آف دا ڈے یہ، اور فتیانہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں ملک کو بچانا ہے، اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دے دیں، اور انشاءاللہ آپ کمیٹی کے اجلاس کر رہے ہوں گے، یقیناً اسلام آباد میں ہوں گے، اور ہم آپ کو جوائن کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ملک بچانے نکلے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، عوام کی جمع غفیر جو کراچی سے نکل کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے، تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ نیازی صاحب رد و بدل کریں گے۔ سب کو یہ 3.5 پونے 4 سال کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایسے سٹیپ اٹھایا ہے، اور سارے اوگرا شوگرا جو ڈرامے چل رہے تھے وہ سب کو چت کر کے، اور اس نے کہا نہیں جی میں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، نہیں تو بلاول بھٹو صاحب مجھے گرانے آ رہا ہے۔ جی شائستہ صاحب آپ فائنل کامنٹ کر لیں تو پھر میں کنکلوڈ کروں۔ فتیانہ صاحب کے اعتماد کو تو آپ داد دیں۔ طارق صاحب میں صرف آپ کا شکریہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فتیانہ صاحب کو جب لاتے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ ہمیشہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میں تو بڑی مدت بعد ہنسی ہوں کھل کے ان کی باتوں پہ، کیونکہ ان کے ہی جیسے لوگوں کا ہمیں شکریہ کہنا چاہیے، کیونکہ ان جیسے ہی لوگوں نے
इमरान न्याजी को सोचने का मौका ही नहीं दिया और उसकी कश्ती डुबो दी। अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आज वो मतलब तबाह कर दिया सब कुछ इन्होंने। तो थैंक यू वेरी मच फतियाना साहब, आप इसी तरह रहिएगा। आप जैसे ही लोग माशाल्लाह फतियाना साहब कहते हैं चिल माहौल है, रजाइयां ओढ़ के लोग बैठे हुए, कोई गर्म हवा नहीं चल रही। बिल्कुल बिल्कुल चिल माहौल है। ये वही है कि वो जो तबाहियां फिर रही हैं और ये कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, लोग तालियां, खुशी, ये सड़क पे निकल के बताएं और ये अपने इलाकों में जाकर दिखाएं, तो फिर इनको लोग बताएंगे कि कितना लोग खुश हैं और कितनी बेकसी और लाचारी और मजबूरियां हैं, लोगों का जीना, 2 वक्त की रोटी खाना महाल हुई है। तो मैं माजरत के साथ अपने भाई के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि बस इस मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया, अब बस कर दें। अच्छा फतियाना साहब, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, नो कॉन्फिडेंस आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा इस पे आप अपना फाइनल कमेंट देते हैं? देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुकूमत ने नहीं, अपोजिशन ने लेकर आनी है। वोट इन्होंने पूरे करने हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो मेरा ख्याल वो टोकरे वाली, मेंढकों वाली टोकरी है। ये 4 बंदे इकट्ठे करेंगे, 6 इनके अपने निकल कर इधर चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। और हम तो मुंतज़र हैं कि ये कब लेकर आते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के तरीके अदम एतमाद आएगी। और इस पे तो सादी भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और अरकान असम्बली भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। ये अपने अरकान असम्बली की खैर मनाएं जो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। और ये नामुमकिन नहीं होगा कि जब ये वोटिंग का दिन आए तो इनके लोग पीछे मुड़कर देखें तो पीछे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब कदम बढ़ाएंगे तो पीछे से लोग मुड़कर आधे लोग नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल इन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और मेरा ख्याल इस मौके पे ये अदम एतमाद, वो कहते हैं आप अपनी फिक्र करें, पीछे मुड़ के देखेंगे आपके अपने बंदे नहीं होंगे। बात सुने, मैं आखिरी ऑफर फतियाना साहब को दे रही हूँ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी फैसला कर लें तो बेहतर होगा, बिफोर इट इज टू लेट। चले फतियाना साहब, ऑफर आपके पास मौजूद है, आप ये नहीं कहिएगा कल वक्त निकल गया। शाइस्ता परवेज साहिबा ने ऑन एयर आपको ऑफर दिया, खबर ना हुई, फिर ये ना कहें कि खबर ना हुई। ठीक है फतियाना साहब, शाइस्ता साहिबा, कादिर मंदोखेल साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।